हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कक्षा 11वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इस चैप्टर में हम लोग शरीर में कौन कौन से प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं इनका अध्ययन करेंगे पहले। उसके बाद कुछ जंतुओं जैसे कि कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग, इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो प्राणी हैं वो एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। और बहुकोशिकी हैं तो कोशिकाओं में ग्रुप बनता है, समूह बनता है और ऊतक बनता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊतक बने और नहीं भी बने, ये भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आप पोरीफेरा कहते हो, तो पोरीफेरा में ऊतक नहीं बनता है, उसमें कोशिकाओं का ग्रुप बनता है, समूह बनता है, लेकिन ऊतक नहीं बनते हैं। उसके बाद आप जैसे ही सिलेंट्रेटा में जाते हैं तो उसमें आपको ऊतक बनते हुए पहली बार दिखेंगे, लेकिन उसमें अंग नहीं बनते हैं। लेकिन जब आप प्लेटीहेल्मिंथ में जाते हैं तो उसमें आपको अंग बनते हुए दिखेंगे, लेकिन अंग तंत्र नहीं बनते हुए दिखेंगे। तो फिर वो आगे जाके एस्कहेलमिन्थीज में, जिसको नीमेटोड्स कहते हैं, उसमें जाकर के वो अंग तंत्र बनते हुए दिखता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाते जाएंगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उधर कॉर्डेटा तक। तो आपको ये जो अंग तंत्र हैं ये ज़्यादा विकसित और ज़्यादा जटिल होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो जो प्राथमिक आवश्यकता है इन सब चीज़ों को जटिलता की ओर जाने के लिए वो है ऊतक का निर्माण होना। ठीक है, तो जैसे हमारा शरीर है, इसमें कई प्रकार के ऊतक हैं, जिसमें 4 प्रकार के ऊतक मुख्यतः होते हैं। ठीक है, एक है उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार के ऊतक आपको हमारे शरीर में मिलेंगे। तो इन ऊतकों के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, इन तीनों जंतुओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी जीवों का अध्ययन किया। एक कोशिकी जीव में जितने भी आते हैं वो सब प्रोटिस्टा में शामिल किए गए हैं, जो यूकैरियोटिक है ना, क्योंकि जो प्रोकैरियोट है उसके लिए मोनेरा बनाया गया है, किंगडम यानी जगत। तो जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें एक कोशिकी जीवों को शामिल किया गया है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिनाट है ना, ट्रिपेनोसोमा, ये सब शामिल हैं। एक कोशिकी प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम में देखेंगे तो सारी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में, उसमें और कोई कोशिका नहीं होती। लेकिन जब आप बहुकोशिकी प्राणियों में देखते हो तो अलग अलग कार्य करने के लिए कोशिकाओं में, ऊतकों में विभाजन पाया जाता है। बहुकोशिकी प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती हैं। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। ठीक है, तो देखिए, जो हाइड्रा है वो सिलेंट्रेटा का सदस्य है। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि पहली बार ऊतक आपको सिलेंट्रेटा में देखने को मिलता है। उससे पहले जो है पोरीफेरा में ऊतक नहीं बनते हैं, भले ही ज़्यादा कोशिकाएं हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करते हैं। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? बहुकोशिकी प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकी पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन ऊतक कहलाता है। देखिए, ऊतक की सिंपल सी परिभाषा है, एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप मान लो उपकला ऊतक कहते हो तो उपकला ऊतक में एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, या तंत्रिका ऊतक कहते हो तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, है ना, या संयोजी ऊतक कहते हो तो संयोजी ऊतक में जो कोशिकाएं हैं वो हैं। लगभग एक समान कोशिकाएं होती हैं ये, है ना, और वो एक साथ मिलकर के लगभग एक ही कार्य को करते हैं। एक ही जगह वो मेनली पाए जाते हैं। मतलब पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पे है एक प्रकार के ऊतक, लेकिन जैसे एक ऊतक आप कहोगे तो किसी एक विशेष अंग में वो ज़्यादा पाए जाएंगे। जैसे मान लो आप हिपेटिक टिश्यू आप कहोगे तो लिवर के अंदर पाया जाएगा, जो कि एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है ना। तो कई प्रकार से चीज़ें हम इसमें देखेंगे, डिटेल देखेंगे। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं इसको भी हमको समझना है। ठीक है, ऐसा है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फुफ्फुस यानी लंग, हृदय, वृक्क इत्यादि। इन्हीं 4 प्रकार के ऊतकों से सब कुछ बन जाते हैं। ठीक है, जो हमने अभी नाम लिया।
जब दो या अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में पाचन से संबंधित जितने भी अंग हैं, जैसे मुख गुहा है ना, उसके बाद ग्रसिका है, फिर ग्रास नली है, फिर अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, लीवर है ना, लार ग्रंथि है, पेंक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं या उसी को पक्वाशय भी कहते हैं, ये सब मिलकर के हमारा पाचन तंत्र बनाए हैं। तो इस तरह से और भी तंत्र हैं, जैसे हमारा परिवहन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, प्रजनन तंत्र है। तो एक तंत्र में एक विशेष कार्य को करने के लिए कई प्रकार के अंग आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर वो अंग तंत्र बनता है। तो पहली बार अंग तंत्र मैंने आपको बताया एस्केहेलमिंथेस निमेटोडा में देखने को मिलता है, जिसमें एस्केरिस वगैरह आते हैं। एस्केरिस है वुचेरेरिया जो हाथी पांव बीमारी पैदा करता है, ये सब आते हैं, वो एस्केहेलमिंथेस है। उसमें पहली बार आपको अंग तंत्र बनते हुए दिखते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से वो एक साथ कार्य करते हैं और कैसे हमारा शरीर जीवित है। और इसी में से किसी एक भाग में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम शुरू होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो जीवित रहना मुश्किल हो जाता है जब तक हम उसको पूरा स्वस्थ नहीं कर लेते हैं। और अगर लगातार अस्वस्थ बने रहता है व्यक्ति तो अंत में उसकी मौत हो जाती है, जैसे बुढ़ापे में जनरली होता है या कोई बीमार व्यक्ति अंत में मर जाता है। तो प्राणी ऊतक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलते रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। इन 4 प्रकार में हम ऊतकों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहला है उपकला ऊतक। देखिए, उपकला ऊतक वैसे तो अंगों का निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है किसी भी अंग में ऊपर का आस्तर बनाने में, ठीक है। और ये आस्तर बनाते हुए उस अंग का मुख्य भाग भी बनाते हैं। जैसे ज़्यादातर जो ग्रंथियां हैं, है ना, या जो हमारे अंग हैं बाहर में अंदर में, उनमें एक तो बाहर का अस्तर बनाए हुए हैं, साथ में उनके अंगों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी त्वचा है ना, तो त्वचा के जो स्तर है, विशेषकर जो ऊपर की एपिडर्मिस हम जिसको कहते हैं, अधिचर्म, ये विशेषकर उपकला ऊतक की बनी है और बाकी शरीर के आंतरिक अंगों में उसके अस्तर बनाए हुए हैं। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि मान लो ये कोई ऐसा अंग है जो खोखला है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक अस्तर पाया जाएगा, इसके अंदर भी एक अस्तर पाया जाएगा। ऊपर वाले अस्तर को कवरिंग कहते हैं और अंदर वाले अस्तर को लाइनिंग कहते हैं, लाइनिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये अस्तर बनाए रखता है उपकला। उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं और इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। इसका ये मतलब है इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक ओर तो देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। और इस प्रकार देह का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है, क्योंकि ये अगर अंदर से कोई चीज को लाइन किया हुआ है तो इसके अंदर कोई ना कोई द्रव भरा हुआ है, ऐसे हैं। दूसरा कि शरीर का जो खाली जगह है उसको भी अंदर से अस्तर किया हुआ है, सिलोम। हालांकि सिलोम खाली नहीं रहता, उसमें द्रव रहता है, जिसको सिलोमिक फ्लूइड या देहगुही द्रव कहते हैं, वो उसमें भरा रहता है, ठीक है। कोशिकाएं अंतराकोशिकीय आधात्री इंटरसेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं। देखिए, ये जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं, एक तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं होती हैं। आपको बता दें कि जंतु कोशिकाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके बीच बीच में जो मटेरियल पाया जाता है उसको अपन कहते हैं अंतराकोशिकीय आधात्री या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये बीच बीच में जो है। लेकिन कोशिकाओं में जितना ज़्यादा गैप रहेगा, जितना ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, ये उतने ज़्यादा आधात्री यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उपकला ऊतक में ये गैप नहीं के बराबर हैं, तो लगभग ये क्लोजली फिटेड होते हैं। जैसे ये जमीन में आप टाइल्स लगवाते हो तो जिस तरह से फिट किए हुए रहते हैं उस तरह से फिट रहता है, ठीक है। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला। अब इसका आप मतलब समझ लीजिए, जैसे कि मान लो किसी अंग में उपकला ऊतक के केवल एक स्तर का आवरण है तो इसे हम कहेंगे सरल उपकला। लेकिन ये आवरण अगर कई स्तरों का मिलकर बना हुआ है, ये कवर, तो हम उसे कहेंगे संयुक्त उपकला।
मतलब कोशिकाओं का एक स्तर या ज़्यादा स्तर, इसके आधार पे है सरल और संयुक्त उपकला, इसका ये मतलब है। ठीक है, सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का अस्तर बनाता है। हमारे शरीर में कई जगह देह गुहा पाई जाती है, जैसे एब्डोमेन में है ना, गोनेड्स के अंदर है, मतलब प्रजनन अंगों के अंदर है। तो देह गुहा का अंदर का स्तर बनाएगा। जो नलिकाएं हैं हमारे, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, आर्टरी वेन्स है ना, धमनी सिरा, इनका स्तर बनाती है। ठीक है, साथ में आपके और जो दूसरी नलिकाएं हैं, जो हमारे ग्लैंड्स में नलिकाएं हैं, जैसे लीवर में नलिका है जिसको हिपेटिक डक्ट कहते हैं, पेंक्रियास में नलिका है जिसको पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड में यानी लार ग्रंथि में नलिकाएं हैं, है ना। तो इन सभी नलिकाओं का भी स्तर ये बनाती हैं, जो एक स्तर वाली होती है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसा हमारी त्वचा। देखिए, हमारी त्वचा का जो एपिडर्मिस है ये 5 स्तरों की बनी होती है। सबसे बाहर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके बाद अंदर जाते जाएंगे तो स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जिसको मेल्पिघाई कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, स्ट्रेटम कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और मेल्पिघाई, जिसको जर्मिनेटिवम भी कहते हैं। ये 5 स्तर हमारे एपिडर्मिस में हैं। तो चूंकि ये 5 स्तरों का बना हुआ है इसलिए संयुक्त उपकला है। अगर ये एक ही स्तर का बना होता है, जैसे कि मछली वगैरह में पाई जाती है, तो वो फिर सरल उपकला होता है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा स्तर हैं। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के हैं। एक है शल्की उपकला, घनाकार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला। इनको पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सल्क का मतलब होता है, आप जो मछली में शल्क देखते हैं चपटे चपटे, उसको सल्क कहते हैं। तो सल्की उपकला में जो कोशिकाएं हैं वो चपटे रहते हैं, पतले रहते हैं और पास पास बहुत जुड़े होते हैं, इसलिए सल्की उपकला हुए। ठीक है, दूसरा होता है घनाकार। तो इसकी कोशिकाएं जो हैं ऐसे घन के आकार की रहेंगी, मतलब जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर रहेगी, है ना, वो घनाकार है। और स्तंभाकार में कोशिकाएं ऐसे लंबी लंबी रहेंगी, है ना, तो ये स्तंभाकार हो जाती है, स्तंभ जैसे लंबी, घन जैसा और सल्क जैसा चपटा। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर और 3 प्रकार के उपकला ऊतक यहाँ पर पाए जाएंगे। ये देखिए, तीनों का यहाँ पर एग्जाम्पल बना हुआ है। तो पहला है यहाँ पर सल्की उपकला। तो देख सकते हैं चपटी चपटी कोशिकाएं हैं, इनके बीच में गैप्स जो हैं बहुत कम है। ठीक है, सल्की है, ब घनाकार है। तो आप देख सकते हैं कि घनाकार में कोशिकाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग बराबर हैं, तो ये घनाकार हैं। और स जो है स्तंभाकार है, जिसमें ये लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, तो ये स्तंभाकार हैं। और एक है पक्षमाभधारी स्तंभाकार। पक्षमाभ का मतलब होता है सीलिया, जैसे पैरामीशियम में होता है सीलिया। तो ये सीलिया यहाँ पर निकल आए हैं, ऐसे स्तंभाकार कोशिकाएं हैं जिसमें लंबी लंबी कोशिकाएं हैं और सीलिया लगी हुई हैं। देखिए, हमारे शरीर में भी कई ऐसे अंग होते हैं जिसमें सीलिया लगा होता है, और सीलिया कहीं पर भी है तो किसी द्रव को या किसी पदार्थ को ऐसे आगे बढ़ाता है, पास करता है। जैसे हमारे श्वसन तंत्र में है तो म्यूकस जम जाता है, उसको पास करता है, इसलिए म्यूकस बीच बीच में निकल जाता है, कई बार आप देखे होंगे, है ना। या फीमेल में, महिलाओं में, जिसको डिंब वाहिनी नलिका कहते हैं, उनके प्रजनन तंत्र का भाग होता है डिंब वाहिनी नलिका, ओविडक्ट, उसमें ऐसे अंडाणु ऐसे आगे बढ़ती है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सीलिया होती है। तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे सीलिया पाई जाती है। ठीक है, तो जनरली वहाँ पर जहाँ पर सीलिया पाई जाती है वहाँ की कोशिकाएं लंबी वाली होती हैं, जिसको स्तंभाकार कोशिकाएं कहते हैं, वो वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, सल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनती है। चपटी कोशिकाएं होती हैं जिसके किनारे अनियमित होते हैं, ऐसे वेवी होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाए जाते हैं और यह विसरण सीमा का कार्य करती है। एक चीज आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, एक तो धमनी और एक सिरा। अब इनमें भी आपको बता दें कि मोटे से लेके पतले होते चले जाते हैं। जैसे हृदय से निकली एक मोटी धमनी, जिसको अपन सिस्टेमिक एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा कहते हैं, वो निकलती है।
और वो लगातार विभाजन द्वारा शरीर में पतली पतली, बहुत पतली, इतनी पतली कि आपको दिखेगी नहीं, इतनी पतली नलिकाओं में बंट जाती है, जिसको हम धमनिका कहते हैं। तो देखिए जब मोटा रहता है ये, तो इसकी जो दीवार है वो मोटी रहती है, मोटी दीवार की बनी हुई है, जिसमें जनरली 3 स्तर होते हैं, ठीक है। जिसमें अंदर वाली जो स्तर होती है ये सल्क उपकला की बनी होती है, सल्क उपकला की। लेकिन जब ये बढ़ते 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 बहुत पतली नलिका में बढ़ जाती है, जिसको हम धमनिका कह रहे हैं, जो ऊतक तक पहुंचते हैं, तब तक इसमें सिर्फ एक ही स्तर बच जाता है। जो सल्की उपकला है, जो सबसे अंदर का है, इसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। एंडोथीलियम क्या होता है? ये धमनियों में सबसे अंदर का स्तर है, जो उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक का बना हुआ है, इसको एंडोथीलियम कहते हैं। सिर्फ यही एक स्तर यहाँ पर बच जाती है, नहीं तो यहाँ पर 3 स्तर थे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, और ये ट्यूनिका इंटरना को हम एंडोथीलियम कह रहे थे। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो मेम्ब्रेन का बना है, ट्यूनिका मीडिया ये पेशियों का बना हुआ है, और ट्यूनिका इंटरना ये उपकला ऊतक का बना हुआ है, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं। तो जब बहुत पतली नलिका बन जाती है, जो कोशिकाओं तक पहुंचती है, उसमें उसको हम धमनिका कहते हैं, तो उसमें सिर्फ ये एंडोथीलियम बच जाती है, बाकी दोनों स्तर धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं पतले होते होते में, ठीक है। तो ये सल्की उपकला बचा हुआ है बस। तो इसमें से ना रक्त छन छन करके ऊतकों में भरते रहता है, ऐसे छन छन करके ऊतकों में भरते रहता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये ऊतक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ऊतक है, ठीक है। इस ऊतक में ये पदार्थ भरा हुआ है, जिसको अभी हमने कहा था आधात्री, मैट्रिक्स, या इसी को हम ऊतक द्रव कहते हैं, ऊतक द्रव्य, ठीक है। और ये है आपकी वो पतली नलिका, जिसको हमने धमनिका कहा, जिसमें रक्त बह रही है, ठीक है। और ये वापस जाती है, सीरडिका कहलाती है ना, वेन्यूल, जिसमें रक्त वापस जाती है, फिर जुड़ जुड़ करके मोटी सिराएं बनाते हैं, है ना, ऐसा है। देखिए तो होता ये है कि ये जो आधात्री है, मैट्रिक्स, जिसको हमने अभी ऊतक द्रव्य भी कहा था, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ भी कहते हैं, लसिका, इसी से कोशिकाएं अपने आवश्यक चीजों का आदान प्रदान करते हैं। मैंने पहले भी इस चीज को बताया है आपको, पहले के वीडियो अगर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपना आदान प्रदान, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, है ना, CO2 दे देते हैं, उत्सर्जी पदार्थ दे देते हैं, ये आदान प्रदान कोशिकाएं इससे कर रही हैं। और ये जो ऊतक द्रव्य है, एक्चुअली ये जो रक्त है, यही छन छन करके बाहर आती है, तो ये ऊतक द्रव्य बनती है, ठीक है। ऐसे छन छन करके ऊतक द्रव्य बनती है, और ये ऊतक द्रव्य वापस भी जाती है, ऐसे जो पुरानी वाली है वापस जाते रहती है। मतलब ये एक फ्लो बना हुआ है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहीं पर इसलिए लिखा है विसरण स्तर का काम कर रहा है, क्योंकि इसी में से छन करके बाहर आना संभव हो पाता है। इतनी पतली स्तर हो जाती है ये उपकला ऊतक एंडोथीलियम कि इसमें से कोई भी चीज छन के जा सकती है। अब एक चीज और समझ लीजिए, जैसे हम लोग जो सांस ले रहे हैं लंग में, तो लंग में अंतिम स्तर होता है, लास्ट में ये एल्वेलाई होता है, जिसको अपन वायु कोश कहते हैं, ठीक है। तो ये उपकला ऊतक की बनी हुई है, और ये जो एक रक्त वाहिनी गई हुई है, ये उपकला ऊतक की बनी हुई है। तो यहां से रक्त से CO2 जो है ये लंग में चली जाती है, और लंग से ऑक्सीजन जो है रक्त में चली जाती है। तो ये जो गैस का विसरण है वो भी इन स्तरों से संभव हो पा रहा है आपके लंग्स में, आपकी फेफड़े में, ठीक है। उसी को कह रहा है विसरण सीमा का कार्य करती है। विसरण का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम की ओर जाना। जैसे कि ब्लड में CO2 ज्यादा है तो लंग की तरफ चला गया, लंग में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ब्लड की तरफ आ गया, यही तो विसरण है ना, ठीक है। घनाकार उपकला कहां पर है? ये पहला वाला तो आपने देखा है सल्की उपकला था, जो नलिकाओं का बना हुआ, नलिकाओं को बनाया हुआ था। अब घनाकार उपकला ये घन जैसी कोशिकाओं से बनता है, मैंने पहले ही बताया है। ये सामान्यतः वृक्कों के नेफ्रॉन्स में, वृक्कों में नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन में ये बोमेन कैप्सूल है, ये ब्लड वेसल आकर के यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाया हुआ है, जा रहा है, यहाँ से ब्लड छन के बाहर आता है, फिर ऐसे ऐसे पास होके ये यूरिन बन जाता है, ठीक है। उत्सर्जी तंत्र में बताऊंगा मैं आपको। तो ये जो नलिकाएं हैं ये बने हुए हैं घनाकार उपकला के, ठीक है। और इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो प्रारंभिक कुंडलित नलिका है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कुंडलन किया हुआ है, ठीक है। इस कुंडलित नलिका में जो घनाकार उपकला है, इसमें
विलाई माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्मांकुर भी बने होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर अवशोषण बड़ा तेजी से होता है इस भाग में, क्योंकि जो रक्त यहाँ पर छन के आ रहा है उसको सबको यूरिन में नहीं निकालना है, ज़्यादा चीज़ें छन के आ गई हैं उसमें से वापस भी भेजना है, वापस रक्त में भेजना है। तो ये जो नलिकाएं हैं उनमें से अवशोषित करके वापस रक्त में भेजती हैं। ये देखो रक्त की नलिकाएं इसके साथ जाल बनाए हुए हैं जिसको वासा रेक्टा कहते हैं, इसी रक्त में भेजना है वापस चयनात्मक अवशोषण द्वारा। तो यूरिन में से नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से वापस अवशोषण करने का कार्य करते हैं। तो इसलिए इसमें अवशोषण ज़्यादा हो सके इसके लिए इसमें विलाई माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्मांकुर बने हुए हैं। ठीक है, उसी को ये बोल रहा है कि वृक्कों के नेफ्रॉन के नलिकाकार भागों में और ग्रंथियों की वाहिनियों में भी पाया जाता है। देखिए ये जो घनाकार उपकला है, एक तो नेफ्रॉन में पाया गया, दूसरा जो ग्रंथियां हैं हमारे जैसे लिवर है, पैंक्रियास है, जो ग्रंथि वाली मतलब जो नलिया वाली ग्रंथि हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ग्रंथियां नलिका वाली भी होती हैं और बिना नलिका वाली भी होती हैं। बिना नलिका वाली ग्रंथियां जैसे थायराइड है, पीयूष है ना, ये सब जो हैं ये अपने हार्मोन को सीधे रक्त में देती हैं, तो इनको नलिका की आवश्यकता नहीं होती। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावी। लेकिन वे जिनमें नलिका होती है दूर ले जाके देते हैं, जिनको बहिर्स्रावी कहते हैं, एक्सोक्राइन, जैसे लिवर है, पैंक्रियास है, ये है सलाइवा वाला, लार वाला, तो इनमें नलिकाएं होती हैं। तो ये नलिकाओं की जो दीवार है वो घनाकार उपकला की बनी हुई है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य श्रावण और अवशोषण है। तो श्राव करता है मतलब किसी चीज को सिक्रीट करेगा, स्त्राव करेगा। ठीक है, और अवशोषण करता है, अवशोषण मतलब वापस एब्जॉर्ब भी करता है। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ये दो मुख्य काम है घनाकार उपकला का। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ कुंडलित नलिका सूक्ष्म नलिकाओं की उपकला में सूक्ष्मांकुर होते हैं। तो अभी जो मैंने बताया था, देखिए ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। तो इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में जो कोशिकाएं हैं इसी में माइक्रोविलाई विलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण सतह को ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्तंभाकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। ठीक है, तो ये लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, इनका एक स्तर का बना हुआ है। केंद्रक प्रायः कोशिका के आधारी भाग में होता है। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखना कि ये कोशिका है तो इसका केंद्रक नीचे पाया जाएगा और केंद्रक का आकार जो होता है ये अंडाकार होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, है ना, इसमें सूक्ष्मांकुर भी मिलेंगे। जैसे हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत में इस तरह के सूक्ष्मांकुर मिलेंगे। आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो वृक्क आपने पढ़ा, ठीक है, वृक्क में यहाँ पर घनाकार उपकला में सूक्ष्मांकुर है वृक्क में, लेकिन यहाँ पर हमने आंत में जो पढ़ा उसमें स्तंभाकार उपकला में सूक्ष्मांकुर है। घनाकार और स्तंभाकार दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूक्ष्मांकुर आमाशय आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आमाशय है, आंत्र है, उनके अंदर वाले भाग में सूक्ष्मांकुर बनेंगे जिससे अवशोषण कर सकते हैं वो पचित पदार्थ का, और यह स्त्रावण और अवशोषण में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। तो जो पचित भोजन है उसको अवशोषण करते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इसे पक्षमाभी यानी सिलिएटेड उपकला कहते हैं। मैंने पहले बताया सिलिएटेड किसी चीज को पास करने का काम करता है। इनका कार्य कणों या श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। ठीक है, यह मुख्यतः श्वसनिका, ब्रोंकियोल तथा डिंब वाहिनी नलिका में पाई जाती हैं। ठीक है, और खोखले अंगों की भीतरी सतह में होती है। तो डिंब वाहिनी नलिका में जो अंडाणु है उसको आगे बढ़ाते हैं यूट्रस की तरफ। वो निषेचित हुआ है, नहीं हुआ है, जैसा भी है, लेकिन वो आगे बढ़ाते हैं। और कहाँ पर है तो हमारी श्वसन नलिकाओं में है। तो जो म्यूकस स्रावित हो रही है उनको आगे भेजने में ये सहायता करते हैं, गले से बाहर निकालने में। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है। ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। अब देखिए, कुछ तो स्त्राव करने के लिए बने होते हैं। स्त्राव करने का मतलब कोई चीज को सिक्रीट करना। ठीक है, तो ग्लैंड में पाए जाएंगे। तो ग्लैंड एक कोशिकी भी हो सकते हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं।
एक कोशिकी ग्रंथि मुख्यतः म्यूकस ग्रंथि होती है, श्लेष्म ग्रंथि होती है, जिसको गॉबलेट कोशिका कहते हैं। ये हमारे ये जो खाने वाला जो पाइप है जिसको अपन ग्रास नली कहते हैं, इसोफेगस, उसमें और स्टमक में पाई जाती है, अमाशय में। ठीक है। एक कोशिका जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिकाएं जिसको गॉबलेट सेल कहते हैं, अभी बताया मैंने आपको, जो श्लेष्म स्रावित करते हैं। और बहु कोशिकाओं का बना हुआ ग्रंथि जैसे लार ग्रंथि है ना, लार ग्रंथि हमारी बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। स्रावी कोशिकाओं में स्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में बांटते हैं, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि। हालांकि एक तीसरा भी कहते हैं जिसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन? जो अपने स्राव को नलिका के द्वारा भेजता है। जैसे आपकी त्वचा में श्वेत ग्रंथि है, पसीने की, स्वेट ग्लैंड, और सीबेसियस ग्रंथि जिसको तेल ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि है, लार को भेजता है। पैंक्रियास यानी अग्नाशय है, लिवर है। ठीक है। ये ग्रंथियां ऐसी हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाओं के द्वारा अपने स्राव को कहीं और भेजती हैं, तो इसको बाह्यस्रावी कहते हैं, एक्सोक्राइन। लेकिन वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे ब्लड में डालते हैं, विशेषकर हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां, जैसे कि पिट्यूटरी यानी प्यूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, है ना। जनन में भी टेस्टिस, ओवरीज, वृषण अंडाशय, इनमें से भी स्राव होता है ना। तो ये हार्मोन स्राव करते हैं जो सीधे ब्लड में डालते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? इनको हम अंतःस्रावी कहेंगे, जो ब्लड के अंदर डालते हैं, एंडोक्राइन। लेकिन तीसरी जो श्रेणी है जिसमें हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि में दोनों भाग होते हैं एक्चुअली, जो बाह्यस्रावी भाग होता है वो भी और अंतःस्रावी भाग होते हैं वो भी, दोनों भाग होते हैं। जैसे कि हमारा पैंक्रियास है, अग्नाशय, ये बहिस्रावी भाग 99% भाग बनाता है, जो नलिका के द्वारा अग्नाशयी रस को छोटी आंत में भेजता है पाचन क्रिया के लिए। और जो 1% भाग है जो अंतःस्रावी है, जो हार्मोन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं लेंगरहेंस की द्वीपिकाएं, जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब हार्मोन स्रावित करती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि ग्रंथियां कितने प्रकार की है, बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, कान के अंदर मोम स्रावित होती है, तेल ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं, है ना। इन सब भागों में मालूम है आपको। ये सब वाहिनियों तथा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं, है ना। तो नलिका के माध्यम से अपना स्राव भेजते हैं। इनके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, इनके उत्पाद हार्मोन है जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है। तो फिर जनरली ये रक्त में ही अपना स्राव छोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ देख लीजिए, जैसे एक कोशिकी ग्रंथि, ये देखिए एक कोशिका मात्र की ग्रंथि है जिसको गॉबलेट सेल कहते हैं, गॉबलेट ग्लैंड भी कहते हैं। ये म्यूकस यानी श्लेष्म स्रावित करते हैं हमारा ये जो ईसोफेगस, ग्रास नली है उसमें और अमाशय में। ठीक है। उसके बाद बहुकोशिकी ग्रंथि देख सकते हैं, ये बहुकोशिकी जिससे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, है ना। जैसे हमने और भी बहुत सारे देखे, है ना। ये संयुक्त उपकला ऊतक का चित्र यहाँ पर लगा दिया है, तो कोई बात नहीं। संयुक्त उपकला में एक से ज़्यादा स्तर उपकला के पाए जाते हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम सरल उपकला पढ़ रहे थे ना। अभी तक सरल उपकला में आपने देखा जो भी देखा, अब संयुक्त उपकला में हम देखेंगे इसके बाद जो एक से ज़्यादा स्तरों की बनी होती है ना। तो देखिए संयुक्त उपकला आ गया, एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है जिसको कंपाउंड एपिथेलियम भी कहते हैं। इस प्रकार स्त्रावण और शोषण में इनकी भूमिका सीमित है। इनका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना है। जैसे त्वचा है, देखिए त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा करने में लगा हुआ है, ये प्रेशर को बर्दाश्त करता है, कटने फटने पर अंदर की रक्षा करता है। त्वचा की शुष्क सतह मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी, लार ग्रंथि, अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी अस्तर को ढकता है। कहाँ कहाँ पर है देखिए, एक तो त्वचा है, शुष्क स्तर बोल रहा है ये, मुख गुहा की नम सतह अंदर की तरफ पूरा नम है, ठीक है। ग्रसनी जिससे हम निगलते हैं, लार ग्रंथि, ठीक है, और अग्नाशय की वाहिनी जिसको अग्नाशयी नलिका या पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विरशुंग भी कहते हैं, उसमें ये स्तर होता है संयुक्त उपकला की। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी होती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़
व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं आपस में जुड़ी होती हैं, इनको जोड़ने के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं जिनमें डेस्मोसोम, इंटरडिजिटेशन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इस टाइप के जंक्शंस होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं और एक दूसरे में पदार्थों का, आयंस का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है: दृढ़, आसंजी एवं अंतराली संधि। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, दृढ़ संधि में कोशिकाएं, मतलब जो पदार्थ है कोशिकाओं में, ऊतक में, वो बाहर नहीं जा सकती, ऐसा बोल रहा है। आसंजी संधियां पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, जिसको अपन गैप जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नहीं, ये आसंजी है ना, तो ये वो है इंटरडिजिटेशन, जो एक दूसरे से पदार्थों का आदान प्रदान कर सकते हैं कोशिकाएं। लेकिन कुछ पाइप जैसे बने होते हैं, जैसे ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, इनके बीच में पाइप जैसा जंक्शन, इसको गैप जंक्शन या अंतराली संधि कहते हैं, जो आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आयन तथा छोटे अणुओं को एक दूसरे से तथा कभी कभी बड़े अणुओं को भी एक दूसरे में स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। ऐसी संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने का कार्य भी करते हैं। कोशिकाएं एक दूसरे से इनके द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका उपकला ऊतक खत्म होता है। ठीक है, अब हम संयोजी ऊतक यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये शरीर के विभिन्न अंगों को, विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने का विशेष कार्य करती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको संयोजी ऊतक कह रहे हैं। हालांकि संयोजी ऊतक में कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ढीले संयोजी ऊतक, दृढ़ संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, है ना। जैसे कि आपके शरीर में एरियोलर एक ऊतक है, एरियोलर, जो त्वचा के नीचे भरा हुआ है, एरियोलर, है ना, खाली जगहों में भी भरा हुआ है ना। उसके बाद जैसे दृढ़ वाले में या ठोस वाले में, सघन वाले में आपके जो अस्थियां हैं, उपास्थियां हैं, ये सब सघन है। तरल वाले में आपका रक्त है, लसिका है, ये तरल वाले में आते हैं, है ना। तो कई प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। शरीर में संयोजी ऊतक जो हैं बहुत अधिक हिस्से में भरे हुए हैं, करीब करीब 40% तक हिस्से में संयोजी ऊतक भरे हुए हैं हमारे शरीर में। ठीक है, जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। ठीक है, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, ऐसा बोल रहा है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वशी ऊतक, रक्त भी सम्मिलित है। तो इन सभी को हम धीरे धीरे समझेंगे, कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे हैं, इनकी संरचनाएं कैसे हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। देखिए, जो कोलेजन तंतु होते हैं वो शाखाएं नहीं बनाती हैं, बंडल बनाती हैं, और ये कोलेजन प्रोटीन की बनी होती हैं और स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं। ठीक है, और वो खिंचाते नहीं हैं, मतलब मजबूत हो जाते हैं, तो ये कोलेजन है। लेकिन जो इलास्टिन है वो ब्रांचेस भी बनाते हैं, पीले रंग के होते हैं, ये श्वेत होते हैं ना, कोलेजन वाले श्वेत, और ये पीले होते हैं। तो इलास्टिन तंतु पीले शाखित होते हैं और इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं, मतलब ये खींच सकते हैं, मुड़ सकते हैं, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये कीड़े लोग आज थोड़ा परेशान कर रहे हैं, बारिश है ना, तो कहीं ना कहीं से घुस ही जाते हैं। इतना सब पैक करके बैठे रहने पर भी कीड़े घुसते ही हैं। ये मालूम है, ये कीड़े ये क्या होते हैं पता है आपको? ये मेल्स होते हैं। मेल्स क्यों आते हैं पता है? क्योंकि इनकी जो फीमेल होती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक विशेष रे छोड़ती है, लाइट छोड़ती है, जिसको अट्रैक्ट होकर उनके पास जाते हैं मेल्स। लेकिन ये जो हमारी लाइट है ना, ये भी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, तो इसलिए ये लोग धोखे में यहाँ पर आ जाते हैं कि ये फीमेल की लाइट है करके। ये सारे मेल्स हैं, पता है आपको, ऐसा है। चलो अपन वापस आते हैं। ये जो कीड़े दिख रहे थे इनके बारे में बता रहा था मैं। ठीक है, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं।
ये जो तंतु होते हैं कहीं पर भी मजबूती देंगे, जैसे हमारे शरीर के जितने भी कोमल अंग है ना उसके ऊपर आवरण बना के मजबूती कर देते हैं, जैसे आंखों में, किडनी में, लीवर में, सब जगह इनका आवरण है ना, वृषण में, जिसको अपन कोलेजन कहते हैं। लेकिन इलास्टिन जो है जहाँ पर लचीलापन होना चाहिए, जैसे उपास्थि वगैरह है, तो वहाँ पर इनकी ज़्यादा स्तर पाई जाती है। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेक्राइड भी स्रावित करती हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, मैट्रिक्स। तो जो कोशिकाओं के बीच बीच में है, जिनको हम ऊतक द्रव्य या मैट्रिक्स कहते हैं, उसका निर्माण पॉलीसेक्राइड से होता है, विशेषकर मतलब शर्करा से। संयोजी ऊतक को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक एवं विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। इन तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, पहले तो आप देखिए ढीला संयोजी ऊतक है, जो एरियोलर और वसा के बारे में बताया है। देखिए ढीले संयोजी ऊतक कहाँ पर है, एरियोलर वाले, जैसे हमारी त्वचा के नीचे है, खाली जगहों पे है, तो त्वचा के नीचे और मसल्स के ऊपर बीच में है, क्योंकि त्वचा, फिर एरियोलर, फिर मसल, फिर बोन, ऐसे लगे हुए हैं। तो ये एरियोलर को आप देखिए कैसे बने हुए हैं। तो एक तो इसमें एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हम आधात्री द्रव्य कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको अपन कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। फाइब्रोब्लास्ट सेल इसमें दिख भी नहीं रहा है, ये सब कोशिकाएं शायद उसी को छापा हुआ है जिसको नहीं लिखा है, फाइब्रोब्लास्ट। तो एक्चुअली जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इनका नाम स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो तंतु है ना, जितने भी तंतु दिख रहे हैं उनको ये स्रावित करता है, बनाता है, और साथ में जो आधार द्रव्य है इसको भी यही बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और कौन सी कोशिका है, तो एक तो मास्ट कोशिका है। मास्ट कोशिका 3 प्रकार के पदार्थों को स्रावित करता है, एक है हिपेरिन, दूसरा है हिस्टामिन और तीसरा है सीरोटोनिन। हिपेरिन जो है हमारे रक्त को जमने से रोकता है शरीर के अंदर, ठीक है, इसको एंटी ब्लड कोएगुलेंट कहते हैं। और हिस्टामिन जो है जरूरत पड़ने पर रक्त वाहिनियों को चौड़ा कर देता है, वेसो डायलेटर, एलर्जी पैदा करता है, ठीक है। और सीरोटोनिन वापस संकुचित करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, रक्त वाहिनियों को। तो हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, ये 3 चीजों को स्रावित करता है मास्ट कोशिका। यहाँ पर बृहत भक्षकाणु लिखा है, एक्चुअली इसको हिस्टियोसाइट भी कहते हैं। कोशिका में, ऊतक में अगर कोई जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, रोगाणु पहुंच जाते हैं तो उनको ये खा करके नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि कोलेजन तंतु हैं जो कि बिना ब्रांच वाले हैं, सफेद रंग के होते हैं लेकिन बंडल बनाते हैं। और दूसरे ये जो ब्रांचिंग वाले हैं इनको हम कहते हैं इलास्टिन फाइबर, यहाँ पर लिखा नहीं है, लग रहा है कहीं पर, है ना, तंतु, है ना, तो वो जो है इलास्टिन फाइबर हैं जो कि लचीले होते हैं। तो इतने सारे चीज़ों का ये बना होता है जो एरियोलर है, और चूंकि इसमें बहुत सारा भरा हुआ है आधार द्रव्य मैट्रिक्स, इसे कारण से ढीला होता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये वसा ऊतक लिखा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो एरियोलर है इसमें भी कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसमें वसा संग्रहित होती हैं, इनको हम एडिपोस कोशिका कहते हैं, एडिपोस। लेकिन जब ये वसा ऊतक बन जाता है पूरी तरह से तो इसमें बाकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और केवल वसा को संग्रहित करने वाली एडिपोस कोशिकाएं ही भरी होती हैं, और ये सिर्फ वसा को संग्रहित करने वाली विशेष ऊतक हो जाती है। जैसे कुछ जगहों पे पाई जाती है शरीर में जहाँ पर वसा का ज़्यादा संग्रहण होता है, जैसे बेली वाले पार्ट में, हिप वाले पार्ट में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं, ठीक है। और महिलाओं में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए महिलाएं जल्दी से ज़्यादा वसा संग्रहित कर लेती हैं और जल्दी मोटी हो जाती हैं, और उनको मोटापा कम करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। जबकि पुरुषों में इनकी संख्या कम होती है, इसलिए उनका मोटापा थोड़ा धीमे से आता है, उतना जल्दी नहीं आ पाता है, ठीक है। और ये जो वसा ऊतक है विशेषकर हमारे ये त्वचा के नीचे भी एक स्तर बनाते हैं, जहाँ पर ये एरियोलर है उसी के ऊपर एक स्तर बनाते हैं जिसको अपन एडिपोसस पेनिक्यूलस कहते हैं, और ये शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं। और कई मछली इसमें जो समुद्र में रहते हैं स्तनधारी, जैसे कि ब्लू व्हेल है, इनमें काफ़ी मोटी होती है ये त्वचा के नीचे वसा का स्तर 1 मीटर मोटी हो जाती है, जिसको ब्लबर कहते हैं। डॉल्फिन में, ब्लू व्हेल में मोटी मोटी होती है इनमें वसा, ठीक है।
शिथिल यानी ढीले संयोजी ऊतक में कोशिकाएं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारी पदार्थ में शिथिलता से जुड़े होते हैं। त्वचा के गर्तिका ऊतक जो त्वचा के नीचे पाई जाती है, ठीक है, एरियोलर कोशिकाएं का, एरियोलर टिश्यू, यह प्रायः उपकला के लिए आधारी ढांचे का कार्य करता है। नीचे मतलब एक बेस का काम करता है ये त्वचा के नीचे। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जो कोशिकाएं हैं वो मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। वसा ऊतक दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। देखिए, एक्चुअली ठीक से बताया नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। शरीर में जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं विशेषकर या वसा खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी वसा में बदल जाता है और वसा तो वसा होता ही है। तो चूंकि हम खाते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, तो वहाँ पर जो है ये वसा ज़्यादा संग्रहित होगा। इसलिए ऐसे लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं जो काम कम करते हैं और ज़्यादा खाते हैं, तो वसा संग्रहित हो जाता है उनके शरीर में। सघन संयोजी ऊतकों में तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित होती हैं। देखिए, एक चीज आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक चीज आपको बताया कि ये ढीले संयोजी ऊतक एरियोलर है ना। इसमें भी एडिपोस ऊतक था और वो वसा संग्रहित कर रहा था, लेकिन पूरे में केवल वही ऊतक भर जाए तो वसी ऊतक कहलाते हैं। वैसे पूरे में अगर श्वेत कोलेजन फाइबर बन जाए, भर जाए, तो वे श्वेत सघन संयोजी ऊतक बन जाएंगे। वैसे अगर ये इलास्टिन तंतु भर जाए पूरी तरह से, तो ये लचीले सघन संयोजी ऊतक बन जाएंगे। मतलब जो चीज इसमें ज्यादा भर जाएगा वो उसमें रूपांतरित हो जाएगा। असल बात ये है, ठीक है, उसी को हम यहां पर कह रहे हैं। अभिविन्यास के आधार पर तंतु तथा तंतु कोरक सघन संयोजी ऊतक को नियमित संयोजी ऊतक तथा अनियमित संयोजी ऊतक में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, अब जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें कौन सा तंतु, तो जैसे मान लो कोलेजन तंतु, तो कोलेजन तंतु भर गया है तो हम उसे नियमित कहेंगे। लेकिन मान लो उसी में ये जो है इलास्टिन फाइबर बन गया है तो अनियमित हो जाएगा, इस टाइप का हो जाता है। सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। क्योंकि श्वेत कोलेजन तंतु आपने देखा कि बंडल में है, तो इसलिए वो पैरेलल जुड़े होते हैं बंडल में, है ना, इसलिए वो सघन नियमित हो जाते हैं। कंडराएं यानी टेंडॉन, देखिए टेंडॉन या कंडरा क्या है मैं आपको बता दूं। हमारी जो अस्थियां हैं और जो मसल्स हैं, पेशियां, ये जोड़ने का कार्य करती हैं, पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करती हैं। इसीलिए हम ये जो हाथ पैर वगैरह हिला रहे हैं, तो मान लो हाथ को ऊपर उठा रहे हैं, तो जो पेशियां हैं वो बोन को इस तरह से पकड़ के ऊपर उठा रही हैं, अस्थियों को पकड़ के ऊपर उठा रही हैं, तो उनको जोड़ने का कार्य कर रही हैं। जो पेशियां हैं और जो अस्थियां उनको जोड़ने का कार्य करती है टेंडॉन, ठीक है। कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, देखिए पेशी को अस्थि से जोड़ती है। तथा स्नायु, स्नायु को हम लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या होती है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। जैसे दो अस्थियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लिगामेंट हैं, ठीक है। और लिगामेंट जो है ये बने होते हैं पीले संयोजी ऊतक से, जो इलास्टिन वाले हैं, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती हैं। इनका उदाहरण है कोलेजन तंतु का गुच्छा कुंडराओं को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करती है। तो जो कोलेजन तंतु है वो कंडराओं को बनाई हुई है, टेंडॉन को, जिससे उसमें मजबूती आ जाती है, ठीक है। तो पेशियां मजबूती के साथ अस्थियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घना नियमित और घना अनियमित कैसे है, देख सकते हैं। तो ये जो कोलेजन तंतु है सीधे सीधे बढ़िया से जुड़े हुए हैं पैरेलली, तो नियमित हो गए। लेकिन ये अनियमित तौर पे ऐसे हैं तो अनियमित हो गया ये, ठीक है। दो प्रकार का है ना। अब यहाँ पर विशिष्ट संयोजी ऊतक के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो इनको भी हम पढ़ के अब खत्म करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर आ बा सा दा कई प्रकार के यहाँ पर आबा सा बने हुए हैं। देखिए आ जो है, तो यहाँ पर आप देखिए कोलेजन रेशे है और उपास्थि कोशिका है और अस्थि ऊतक है, ठीक है। उपास्थि क्या होते हैं, कार्टिलेज, ठीक है, और अस्थि ये दोनों का दिया है। तो उपास्थि में देखिए एक विशेष बात देखिए, एक तो आधार द्रव्य है, ये जो दिख रहा है पूरा आधार द्रव्य है। इसमें बीच बीच में ये स्थान बने हुए हैं लैकुनी, जिसमें कोशिकाएं हैं।
इनकी कोशिकाओं को कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट कोशिका कहते हैं, और इसकी जो मैट्रिक्स है उसे कॉन्ड्रीन कहते हैं। उपास्थि में उसकी जो आधार द्रव्य है उसे कॉन्ड्रीन, कोशिकाओं को कॉन्ड्रोब्लास्ट, और ये छोटे छोटे स्थानों में है जिनको लैकुनी कहते हैं। अस्थियों में जो आधार द्रव्य है उसे ओशीन कहते हैं, इनकी कोशिकाओं को ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और ये कोशिकाएं ऐसे ऐसे करके देखिए रिंग्स में लगे हुए हैं। ये जो काकरोच जैसे छोटी छोटी दिख रही हैं ये कोशिकाएं हैं, ओस्टियोसाइट कोशिकाएं, और ऐसे लगी हुई हैं। और सेंटर में जो गया है ना ये रक्त वाहिनी है, ऐसे सेंटर में रक्त वाहिनी जाती है। ऐसे जैसे मान लो ये बोन है, मोटी सी ये बोन है, तो ऐसे रक्त वाहिनी सीधी सीधी गई हुई है, इसी को हैवर्सन नलिका कहते हैं, रक्त वाहिनी। और ऐसे साइड साइड में जोड़े रहते हैं, उनको वोकमेन कैनाल्स कहते हैं। और इसी रक्त वाहिनी से कोशिकाएं जो है चारों तरफ ऐसे लेयर में है, ऐसे करके, जैसे कि मान लो ये बोन है तो कोशिकाएं ऐसे स्तरों में हैं, ऐसे स्तरों में, ऐसे स्तरों में, और केंद्र में एक नलिका गई हुई है। ऐसे कई जाती हैं, ऐसे गोल 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 कई रिंग्स बनाते हैं, है ना। तो ये कोशिकाएं इसी रक्त वाहिनी से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लगे हुए हैं। और ये आपस में, ये कोशिकाएं ऐसे आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, इसको कैनालिकुली कहते हैं। ये जो ऐसे 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 निकला हुआ है ना, ऐसे ऐसे, जिसके द्वारा एक कोशिका की दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई है, तो इन्हें कैनालिकुली कहते हैं। इसके द्वारा ये एक दूसरे को प्रदान करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और ये आपके पट्टिकाणु मतलब होता है आपका प्लेटलेट्स। तो 3 प्रकार की कणिकाएं आपके रक्त में पाई जाती हैं। तो उपास्थि है, अस्थि है और रक्त कोशिकाएं हैं। इनके बारे में हम अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु, इसको तो पढ़ डाले है ना, ये पढ़ डाले हैं अपन, ये दोबारा यहाँ पेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। उपास्थि का अंतराकोशिकी पदार्थ ठोस, विशिष्ट, अनम्य एवं संपीड़न रोधी होता है। देखिए ध्यान से, उपास्थि ऐसे करने से ऐसे मुड़ तुड़ जाता है, थोड़ा सा इलास्टिक रहता है, लेकिन दबता नहीं है, संपीड़न नहीं हो सकता, ठीक है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं, जिसको उपास्थि अणु यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, स्वयं द्वारा स्रावित आधारी में छोटी छोटी गुहिकाओं में बंद हो जाती हैं। इन गुहिकाओं को लैकुनी कहते हैं। उसी को मैंने बताया आपको कि लैकुनी में बंद है ये कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो आधार द्रव्य है इसको यही कोशिकाएं स्रावित करी हुई हैं, ठीक है। कशेरुक भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। ये जो हड्डियां हैं ना हमारी, ये पहले उपास्थि होती है भ्रूण अवस्था में, धीरे धीरे ये अस्थि में बदल जाती है, ठीक है। वयस्क में कुछ उपास्थि नाक की नोक, कान की संधियों, मेरुदंड के बीच बीच में, अस्थियों के बीच बीच में, मध्य में, ये जो मेरुदंड है ना ये छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ है, तो इसके बीच बीच में उपास्थि पाई जाती है, जिसके कारण से लचीली हो जाती है। हम सीधे मुड़ उड़ सकते हैं, ऐसे मुड़ सकते हैं, नहीं तो हार्ड हो जाता है ये, ठीक है। और कुछ पैर और हाथ की अस्थियों में भी ज्वाइंट्स में पाया जाता है, जो ज्वाइंट्स हैं इनमें पाया जाता है। और जो अस्थि है खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका आनम्य आधात्री कोलेजन तंतु कैल्शियम लवण युक्त होता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। तो अस्थि ऐसे इलास्टिक नहीं होता क्योंकि कैल्शियम जमा होता है इसमें, ठीक है। शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जितने भी अस्थियां हैं सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो पता है आपको, शरीर का ढांचा बनाते हैं। अगर हम कंकाल तंत्र को निकाल दें तो पानी भरे हुए गुब्बारे जैसा हो जाएंगे। अस्थि कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती हैं। यहाँ पर भी देखिए रिक्तिका है, मतलब ये जो कोशिकाएं हैं हमने देखा है रिंग्स रिंग्स में लगे हुए रिक्तिकाओं में है। पैर की अस्थियां, जैसे आपकी लंबी अस्थियां भार वहन का कार्य करती हैं, ये जो फीमर है, टिबिया फिबुला है ना, ये पैर की अस्थियां अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती हैं। ये जो हम गति कर रहे हैं मसल्स के द्वारा अസ്ഥियों से जुड़े हुए हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं। ये जो लंबी लंबी अस्थियां हैं इनमें विशेषकर होती हैं अस्थि मज्जा, बोन मेरो, वहीं से रक्त बनती हैं, है ना। रक्त तरल संयोजक होता है जिसमें जीव द्रव्य लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स वगैरह पाई जाती हैं। रक्त में ये सब चीज तो ही है,
रक्त मुख्य परिसंचारी तंत्र तरल है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में, इस बारे में अध्याय 17 और 18 में पढ़ेंगे, जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम इसको समाप्त करते हैं आज की क्लास। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।